Welcome to my YouTube channel Commander Strikes. This is Commander Sudhir Kumar, a Indian Navy veteran. तो दोस्तों आज आपको मैं बताऊंगा कि भारतवर्ष का क्या ग्रैंड विजन है न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर जनरेशन करने के लिए, जिसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है 100 गीगावाट। 100 गीगावाट इलेक्ट्रिकल हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज से भारतवर्ष के अंदर 2047 तक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट हम कितनी न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं, कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे पास के अंदर हैं, वो किस प्रकार के हैं, और हमारा जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है वो कोल एनर्जी प्रोडक्शन, गैस या ऑयल से, हाइड्रो से, न्यूक्लियर से, सोलर से, विंड एनर्जी से, या थर्मल एनर्जी से, या हाइड्रोजन से कितना हम प्राप्त कर रहे हैं, इन सभी को मैं आगे बताऊंगा। और फिर टोटल कैपेसिटी का जो हमने कितना अभी तक रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करना शुरू किया है, हमारा क्या टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का जो रखा गया है 500 गीगावाट इलेक्ट्रिकल 2030 तक अचीव करने के लिए, या भारतवर्ष का नेट जीरो का जो टारगेट रखा गया है वो है कि हम नेट जीरो मीन्स जब कोई भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, कोई भी CO2 का एमिशन या गैसेस एमिशन नहीं करेगी जो पर्यावरण को अफेक्ट करती हो, तो इस नेट जीरो को मीन्स कि कंप्लीट एनर्जी जनरेशन प्रोडक्शन जो होगा वो क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन से हम कर पाएंगे, जिसका टारगेट हमने रखा है 2070। तो उसको हम किस तरीके से प्राप्त करेंगे, लेकिन अब मैं न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर आता हूं कि किस तरीके से हम इस एक बहुत ही ग्रैंड विजन, बहुत ही एक तरीके से एम्बिशियस जो हमारा ऑब्जेक्टिव या गोल रखा गया है कि हम 100 गीगावाट को 2047 तक, जब हम भारतवर्ष को एक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना ही नहीं या एक टारगेट ही नहीं लेकर चल रहे हैं, लेकिन पूर्णतः विश्वास के साथ में हम उसको प्राप्त करेंगे, और उससे पहले 2035 तक हम भारतवर्ष को स्वावलंबी एक देश बनाएंगे। तो न्यूक्लियर एनर्जी का उसमें बहुत ही बड़ा योगदान होने वाला है। तो दोस्तों एट प्रेजेंट हमारे पास में करीब 24 न्यूक्लियर पावर स्टेशन काम कर रहे हैं, जिसमें 22 के करीब जो है हमारे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर हैं। तो जो हमारे जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर हैं, जो एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भारतवर्ष में कर रहे हैं, ये 22 हैं। और इसमें सबसे पहले जो श्रेणी है वो 220 मेगावाट की भारतवर्ष ने शुरू की थी, जिसको BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसका डिजाइन किया, डेवलप किया, लगाया। और हमारा जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL लिमिटेड है, उसने इन सभी को भारतवर्ष के डिफरेंट स्टेट्स में लगाना शुरू किया। तो इस तरीके से प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर की श्रृंखला 220 मेगावाट इलेक्ट्रिकल की शुरू हुई। तो मैक्सिमम हमारे पास में इस तरीके के न्यूक्लियर रिएक्टर एट प्रेजेंट है। उससे अलग हमारे पास बॉइलिंग वाटर रिएक्टर तारापुर में है। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में नेचुरल यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें एक तरीके से स्लो एनर्जी न्यूट्रॉन से फिशन की जाती है, फिर रिएक्टर को क्रिटिकल किया जाता है, फिर रिएक्टर की पावर जनरेशन को सस्टेनेबल किया जाता है, और एक पर्टिकुलर पीरियड चलने के बाद में उसकी एक रिफ्यूलिंग साइकिल शुरू होती है, और इस तरीके से पावर प्रोडक्शन शुरू होती है। इससे अलग हमारे पास में जो है वो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में
एक बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है जो इसको हमने यूएस के उससे कोलैबोरेशन से लगाया था 240 मेगावाट का। और फिर उसके बाद जो है ना एक हमारा जो वहाँ पर प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है वो 500 मेगावाट के आसपास है। इससे अलग कुंदन कुलम तमिलनाडु के अंदर रशिया के कोलैबोरेशन में हमने दो वीवीईआर टाइप रिएक्टर्स रशिया के कोलैबोरेशन में इस जगह लगाए हैं, जिनकी कैपेसिटी है 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिकल। ये बहुत ही लार्ज लाइट वाटर रिएक्टर इनको बोलते हैं, क्योंकि लाइट वाटर से ये इनको कूल किया जाता है। तो इनमें जो है वो एनरिच यूरेनियम या बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में भी थोड़ा एनरिच यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। हमारी जो टोटल न्यूक्लियर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अभी है जो इन भारतवर्ष प्रोड्यूस कर रहा है वो है करीब 8210 मेगावाट इलेक्ट्रिकल। इट मीन्स 8.2 गीगावाट इलेक्ट्रिकल, क्योंकि एक गीगावाट में 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को माना जाता है। तो ये हमारी जो जितने भी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर हैं ये सभी इंडिजिनसली डिजाइन डेवलप हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा है। अब इसमें जो दूसरी हमारी श्रृंखला है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर की 220 मेगावाट के बाद में, वो है हमारी बहुत ही सक्षम और बहुत ही सक्सेसफुल 700 मेगावाट इलेक्ट्रिकल के रिएक्टर हमारे पास में हैं। तो इन सभी को लगाकर हमारी एट प्रेजेंट 8.2 गीगावाट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी है। लेकिन हमें कहाँ जाना है? 2026 से 2047 21 साल के अंदर हमें जो छलांग लगानी है 21 से 22 साल के अंदर, वो हमें लगानी है 10 टाइम्स, वो रादर 11 टाइम्स जो है ना हमारे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो हम किस तरीके से बढ़ाएंगे? इसमें जो अभी हमारा जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसने क्रिटिकलिटी अटेन करी है 6 अप्रैल को, उसका क्या योगदान रहेगा उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अभी जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने में, उसको भी आपको देखना होगा। वो करीब करीब 520 गीगावाट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी हम बना रहे हैं, और जिसमें 50 से 55% जो योगदान है वो हमारे कोल फायर्ड या कोल बेस्ड रिएक्टर्स हैं, जिनको हम थर्मल पावर रिएक्टर्स कहते हैं। इन थर्मल पावर रिएक्टर से हमारी 50 से 55% इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है प्रेजेंट, उसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये निसंदेह ही एक क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी नहीं है, ये फॉसिल फ्यूल से क्रिएट होने वाली एनर्जी है। कोयले के पर्याप्त जो है हमारे पास में भंडार हैं, लेकिन कुछ पावर स्टेशन में हम बाहर से इंपोर्ट करके भी कोयला जो है उसको प्रयोग में लाते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड और तरह की गैसें भी निकलती हैं, जिससे पर्यावरण को डेफिनेटली नुकसान पहुंचता है, और ये सबसे भारी मात्रा में हमारे। लेकिन 2014 के बाद में जिस तरीके से एक ग्रैंड विजन जो है ना वो सोलार पावर के लिए, विंड एनर्जी के लिए रखा गया, उसके तहत जिस तरीके से भारतवर्ष ने प्रोग्रेस करी है, तो आज भारतवर्ष के पास में करीब करीब 250 गीगावाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो करीब करीब 40 से 45% जो है वो हमारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से निकलकर आ रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो है सोलर एनर्जी का। उसके बाद में हमारी जो हाइड्रो एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी भी हमें जो है ना करीब करीब 12% के आसपास जो है ना वो हमारी हाइड्रो है, 15% जो हमारी सोलर है, 3% हमारी न्यूक्लियर एनर्जी से आ रही है 8%, और उसके बाद 6 से 7% जो है ना वो विंड एनर्जी से आ रही है। तो इन सभी को यदि अब हम लगाएं
कि हमारा प्रोजेक्शन क्या है। जैसे मैंने बताया कि सोलार और विंड और रिन्यूएबल एनर्जी का हमने जो टारगेट रखा है वो बहुत ही एम्बिशियस है। 500 मेगावाट हम जो है ना प्रोड्यूस करना चाहते हैं। हम रिन्यूएबल एनर्जी से नॉन फिसाइल एक तरीके से जो हमारे जो है ना फॉसिल फ्यूल है, नॉन फॉसिल फ्यूल से हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं एक तरीके से ग्रीन एनर्जी। कुछ लोगों का कहना है कि न्यूक्लियर एनर्जी एक ग्रीन एनर्जी नहीं है क्योंकि ये वेस्ट प्रोड्यूस करती है जो बहुत ही हानिकारक होती है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि डेफिनेटली हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है या रशिया के कोलैबोरेशन में हमने जो VVER लगाए हैं कुंदनकुलम में 2000 मेगावाट के, या बॉइलिंग वाटर रिएक्टर जो तारापुर का है, सभी से। लेकिन हमारे पास में स्टेट ऑफ आर्ट वर्ल्ड की बेस्ट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स हमारे पास में है, जहां पर हम वेस्ट को रीप्रोसेस करके फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं कि क्या किस फ्यूल को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो ये है। और उसमें डेफिनेटली कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना वो इस तरह के भी हैं जिनको हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास में काफी रिसर्च रिएक्टर हैं जो हमारी उस तरह की एम्बिशन को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्शन के सारे प्रोग्राम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड उनका सेफ्टी और रेडिएशन और इन सभी चीजों का जो है ना ऑडिट नियमित पीरियोडिक इंटरवल्स के बाद में करता रहता है। हमारे सारे जितने भी सिविल पावर जनरेशन न्यूक्लियर एनर्जी से हम बनाते हैं या न्यूक्लियर पावर जनरेशन जो 8.2 गीगावाट इलेक्ट्रिकल है, वो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर में ऑडिट और उनकी देखभाल और उनके अंडर में ही एक तरीके से वो इंस्पेक्शन करते रहते हैं, उसी के प्रधान में चलती है। अब हम 8 गीगावाट से 100 की तरफ कैसे जाएंगे? हमारा जो सबसे बड़ा फॉसिल फ्यूल के द्वारा जो हमारी न्यूक्लियर पावर इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन को भारतवर्ष में करता है वो है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NTPC जिसको हम बोलते हैं। और NTPC ने करार किया है NPCIL के साथ में, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ में, और उन्होंने एक विद्युत निगम करके एक जो है ना एक जॉइंट वेंचर तैयार किया है। और जो बांसीवाड़ा राजस्थान में 2800 मेगावाट के 4 रिएक्टर जो हमारे पास में PHWR हैं 700 मेगावाट के, जिसमें हमारी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर को लगाने के लिए, इनको हम बांसीवाड़ा राजस्थान के अंदर लगा रहे हैं। और NTPC ने ये जॉइंट वेंचर NPCIL के साथ में शुरू कर दिया है। इसी तरीके से भारतवर्ष ने शांति एक्ट को बनाकर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया है। और इनमें सिर्फ हमारे PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाइक NTPC ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या दूसरी जो हमारी HPCL या इस तरह की जो कंपनीज है वो ही इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, बल्कि या इंडियन रेलवेज भी उसमें एक तरीके से आना चाहती है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भी उसमें वेंचर करना चाहती है। इसी तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स में अडानी, टाटाज, जिंदल्स, L&T ऐसे काफी बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन में, इवन रिलायंस कंपनी आल्सो वांट्स टू कम इन ए बिग वे। और उसमें सिर्फ NTPC का खुद का जो एक तरीके से एम्बिशन है, NTPC का एम्बिशन है कि हम डेफिनेटली अपने जो फॉसिल फ्यूल जो हमारे कोल बेस्ड रिएक्टर्स हैं या गैस या
ऑयल से चलने वाले जो हमारे रिएक्टर्स हैं उनकी संख्याओं को हम निरंतर कम करते जाएंगे और कम से कम एनटीपीसी का एक जो एम्बिशन है वो है 30 गीगावाट, 30 गीगावाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, न्यूक्लियर एनर्जी को एक प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को प्राप्त कर लेंगे 2047 तक। इट मीन्स जो भारतवर्ष का एक ग्रैंड विजन है 100 गीगावाट इलेक्ट्रिकल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जो एक एम्बिशन है उसमें 30 गीगावाट वो सिर्फ एनटीपीसी ही बनाएगी और उसने ये शुरुआत कर दी है एनपीसीआईएल के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाकर 2800 मेगावाट के 4 यूनिट 700 मेगावाट के PHWR प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर जिसमें नेचुरल यूरेनियम का प्रयोग होगा। तो ये तो 28, तो इनकी 30 और कहां से आएगी? तो इसके लिए एनटीपीसी ने एलएनटी के साथ में बातचीत शुरू की है, पर सबसे बड़ा जो उन्होंने नॉन नेगोशिएबल एक तरीके से करार किया है वो किया है उन्होंने ईडीएफ कंपनी। ईडीएफ कंपनी जो है वो फ्रांस की कंपनी है और वो ईपीआर टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े रिएक्टर्स का निर्माण करती है जिसकी कैपेसिटी एक ही प्लांट की है 1750 मेगावाट इलेक्ट्रिकल, 1750 मेगावाट इलेक्ट्रिकल। तो इस तरह की जो है वो करीब करीब 10 यूनिट को जैतपुर में महाराष्ट्र में लगाने का प्रावधान या वहां पर जमीन का अलॉटमेंट है। और यदि उसमें एनटीपीसी उस जगह या और कहीं जगह ईडीएफ के साथ में फ्रांस की कंपनी के साथ में जो उन्होंने एक तरीके से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है जो नॉन कंप्लायंस है अभी एक तरीके से, लेकिन उसमें जिस तरीके से शुरुआत करी है उसमें यदि वो 10 प्लांट लगते हैं तो जैतपुर के अंदर सबसे बड़ी कैपेसिटी होगी कि 17,500 मेगावाट। 1750 का तो 10 प्लांट जो है ना 17,500 मेगावाट के एक ही जगह, तो विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर जनरेशन का वो हब बनने वाला है। और ईडीएफ के जो ईपीआर टेक्नोलॉजी के जो रिएक्टर हैं वो काफी सेफ और सक्सेसफुल माने जाते हैं। इससे अलग जो है वो एनटीपीसी बात कर रही है वेस्टिंग हाउस यूएसए के साथ भी बड़े रिएक्टर्स जो उनके 1000 मेगावाट के रशिया की तरीके से एक वीवीईआर टेक्नोलॉजी के रिएक्टर्स हैं उनके ऊपर भी एनटीपीसी बात कर रहा है। तो जहां जहां पर एनटीसी अपने फॉसिल फ्यूल कोयले से चलने वाले जो पावर जनरेशन यूनिट्स हैं या तेल या गैस से चलने वाली यूनिट्स हैं उनको डीकमीशन करता जाएगा और उसकी जगह जो है ना ये जो उनके करार हो रहे हैं, जो बातचीत चल रही है वेस्टिंग हाउस या ईडीएफ फ्रांस या उससे अलग उन्होंने रशिया के साथ भी बात करी है। तो रोसेनेट जो कंपनी है रशिया की न्यूक्लियर पावर जनरेशन में उसके साथ भी। तो इस तरीके से एनटीपीसी बहुत ही एम्बिशियस तरीके से, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रही है कि वो अपने 30 गीगावाट एनर्जी को, अब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक तरीके से जो बीआरसी ने रिएक्टर डिजाइन किया है 700 मेगावाट का, वो बहुत ही हमारी जो श्रृंखला, हमारी जो सीरीज है PHWRs की वो बहुत ही सक्षम है और इसको भारतवर्ष अब बहुत ही एम्बिशियस तरीके से आगे बढ़ाएगा। और इसको आगे बढ़ाने में जो एनपीसीआईएल है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक प्लेज लिया है कि वो 50 गीगावाट इलेक्ट्रिकल की कैपेसिटी को जनरेट करेगा अपने इस कन्वेंशनल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए PHWR की जो 700 मेगावाट की है जिसमें नेचुरल यूरेनियम ही प्रयोग होता है। तो आप देखिए कि 8 मेगावाट से वो जाएंगे 50 मेगावाट इलेक्ट्रिकल की तरफ को,
और उसकी जो पहली श्रृंखला होगी, जो पहला इनिशिएटिव है उनका, या पहला जो एक स्टॉप है, उसमें उन्होंने अपना एक इनिशिएटिव बनाया है, एक प्लेज लिया है, और मैं कहूँगा एक प्रोग्राम सामने उनके है, जिसमें करीब करीब जो हैं वो 22 रिएक्टर जो है ना भारतवर्ष में, वो डिफरेंट स्टेजेस में NPCIL बना रहा है, और उनकी कंस्ट्रक्शन जो है ना वो डिफरेंट एसेज में कंप्लीट हो चुकी है, फेजेस में। और उसकी जो कैपेसिटी है वो NPCIL एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो 8.2 गीगावाट इलेक्ट्रिकल है, उसको बढ़ाकर वो 22 गीगावाट इलेक्ट्रिकल 2032 तक ही प्राप्त कर लेगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि 8.2 गीगावाट से बढ़ाकर वो 22 गीगावाट इलेक्ट्रिकल को 2032 तक प्राप्त कर लेगा। और 2032 तक यदि 22 हो गया तो 2032 से 2047 तक, मतलब 15 साल में, फिर उनका जो एक टारगेट है, जो एम्बिशन है, और जो एक तरीके से उन्होंने एक्सपेंशन प्रोग्राम रखा है, वो 22 गीगावाट से उसको बढ़ाएंगे 50 गीगावाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके साथ साथ दोस्तों, कुंदन कुलम में जो यूनिट 1 और 2 है, उससे अलग भी जो 1000 मेगावाट के रिएक्टर रशिया के कोलैबोरेशन में आ रहे हैं, उसमें 2, 3 और 4, 5 1 और 2 को छोड़ के 3, 4, 5 और 6 यूनिट भी 1000 मेगावाट की वो रशिया के साथ आ रही है। तो 30 गीगावाट इलेक्ट्रिकल जो है वो आ रहा है, NTPC करेगी। 50 गीगावाट इलेक्ट्रिकल को प्राप्त करेगी NPCIL, और उसमें जो है, जो बाहर के कोलैबोरेशन से भी एक तरीके से NPCIL कर रही है, उसमें उनका है 6 गीगावाट इलेक्ट्रिकल के आएंगे रशिया के कोलैबोरेशंस के साथ में। और उससे अलग अब जो एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी या चमत्कार या बहुत ही बड़ी सक्सेस या माइलस्टोन भारतवर्ष ने प्राप्त किया है, वो किया है कि पहला 500 मेगावाट जो है, 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल का जो FBR प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारतवर्ष ने उसमें क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है, जिसमें लोडिंग हुई थी लास्ट ईयर, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लोडिंग होते हुए देखा गया था। तो ये जो हमारा है, ये सेकंड स्टेज है हमारे भारतवर्ष के रिएक्टर की। उसमें जो हमारे होमी जहांगीर बाबा ने 50s में ही एक तरीके से एक स्वर्णिम युग भारतवर्ष का जो न्यूक्लियर चल रहा था, जिन्होंने हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को लगाया था न्यूक्लियर एनर्जी के, कुछ दिन ISC बेंगलोर में काम करने के बाद में, और फिर उनके नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का निर्माण हुआ। तो उन्होंने ये 3 स्टेज प्रोग्राम जो रखा था भारतवर्ष का, कि सबसे पहले प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर बनाएंगे, जिसमें फ्यूल जो होगा वो नेचुरल यूरेनियम होगा, और नेचुरल यूरेनियम से रन करके हम फिर इसकी वेस्ट को रीप्रोसेस करेंगे, जिसमें से जो है ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमारे और तरीके के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में प्रयोग में आएंगी। फिर उसके बाद में हम बनाएंगे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसमें जो फ्यूल को यूज किया गया है, इसमें प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो इसकी रिएक्टर कोर है, उसमें हमने यूज किया है मॉक्स फ्यूल। मॉक्स फ्यूल जो है एक तरीके से ऑक्साइड फ्यूल पैलेट्स हैं, जिसमें मिक्स किया गया है प्लूटोनियम ऑक्साइड और यूरेनियम ऑक्साइड को मिलाकर। और ये रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इस तरीके के होते हैं कि जितना इनपुट होता है, जितना फ्यूल ये कंज्यूम करते हैं, उससे ज़्यादा फ्यूल ये प्रोड्यूस करते हैं। तो एक तरीके से सस्टेनेबल श्रेणी में आते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा प्रयोग, एक बहुत बड़ा आउटपुट जो है ना ये देते हैं कि एक, आप सभी को पता है कि नेचुरल यूरेनियम जो है वो फिसाइल मटेरियल नहीं है, सिर्फ उसमें 99.3% जो है वो नॉन फिसाइल मटेरियल है, U-238, एंड U-235 जो है वो सिर्फ 0.7 है,
जो फिशन करता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, तो आप देख सकते हैं कि कितना कम नेचुरल यूरेनियम में से सिर्फ 0.7% ऐसा है जो यूरेनियम हम काम में लेके आ पाते हैं। लेकिन जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जिसका एक ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमने बनाया है, इसमें एक तरीके से जो ब्लैंकेट जो चारों तरफ जहां पे फ्यूल की रोड्स हैं और पैलेट्स हैं, उसको जो है वो फास्ट न्यूट्रॉन से उसको बम्बार्ड किया जाता है। और ये जो फास्ट न्यूट्रॉन जनरेशन होते हैं, उनको जो प्लूटोनियम और यूरेनियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर है, वो फिर फास्ट न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करते रहते हैं और एक चेन रिएक्शन को सस्टेन करने लगते हैं, और इसने एक क्रिटिकलिटी प्राप्त कर ली है। अब ये फास्ट न्यूट्रॉन्स जो है वो थोरियम के साथ रिएक्शन करके, और वो एक तरीके से चेन रिएक्शन में हमारा जो थोरियम है 232, जो एक तरीके से नॉन फर्टाइल मटेरियल है, वो फिशनेबल नहीं है, उसको फर्टाइल मटेरियल में कन्वर्ट जो है ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर करेंगे, और उसकी जो प्रोडक्ट होगी, जो आउटकम होगा, वो थोरियम 232 हमें प्राप्त होगा यूरेनियम 233, जो एक फिसाइल मटेरियल, फर्टाइल मटेरियल है, जिसको हम प्रयोग करेंगे ईंधन के रूप में या फ्यूल के रूप में, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन हमारे एडवांस प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर बनेंगे। उससे अलग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर के बाहर जो दूसरी प्रोडक्ट आ रही है यूरेनियम 233 के साथ साथ, वो प्लूटोनियम 239 फिर प्रोड्यूस होता है, और उसमें फिर फिशन होके कुछ चीजें फ्यूल में यूज होती हैं। तो वेस्ट जो है वो काफी कम इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से बाहर निकलेगी, और इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से जो वेस्ट है वो कमी नहीं निकलेगी, जिसको फिर रीप्रोसेस करके उसमें से हम यूरेनियम और फिर उसको एनरिच यूरेनियम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और प्लूटोनियम 239 भी, जो हमारे और दूसरे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए प्रयोग हो सकता है। दूसरा ये है कि इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से जो वेस्ट निकलती है, उसका जो आइसोटोप्स उसके अंदर है, उनका हाफ लाइफ, वेस्ट का जो हाफ लाइफ पीरियड है, वो कुल 100 से 200 300 साल का ही है। तो उनको वेस्ट को बहुत ही मिनिमाइज तरीके से रीप्रोसेसिंग से करके उस वेस्ट डिस्पोजल को या स्टोर करने के लिए हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से हम उसको कर पाएंगे। तो ये इनहेरिएंट सेफ्टी रिएक्टर्स हैं, लेकिन इसमें जो हमने एक तकनीकी सक्सेस प्राप्त करी है, भारतवर्ष अब रशिया के बाद में एक दूसरा ऐसा देश बन गया है जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी को उन्होंने मास्टर किया है, और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी अभी 4-5 महीने में शुरू कर देगा। और इसी श्रृंखला में हम जो हैं इसकी कैपेसिटी को और 600 मेगावाट बनाकर, 600 मेगावाट इलेक्ट्रिकल बनाकर ऐसे 6 प्लांट और लगाएंगे, और 6 प्लांट लगाएंगे तो करीब 3.6 हमारे पास में आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में 86 गीगावाट इलेक्ट्रिकल तो ऑलरेडी हमारे पास में जो है ना प्रोग्राम बनाए हुए थे, और 86 में 14 गीगावाट इलेक्ट्रिकल जो है डेफिनेटली वो फास्ट ब्रीडर की श्रृंखला से हमारे पास में आ सकता है। लेकिन इस तरीके के यदि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की श्रेणी को यदि हमने जल्दी से बढ़ाया, तो हो सकता है कि हमारा 100 गीगावाट का जो एक तरीके से हमारा जो संकल्प है, हम उसको भी क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में अब हमें यूरेनियम को भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे सारे रिएक्टर्स जो हैं वो एडवांस प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर अब बनेंगे। वो 700 मेगावाट के जो एडवांस रिएक्टर, जिसको थोड़ा एनरिच यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी, तो 233 हमें मिलेगा और वो उससे रन करेंगे। तो इस तरीके से 100 गीगावाट हम डेफिनेटली 2047 तक प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस, इसलिए क्योंकि मैं 30th बैच फिजिक्स डिसिप्लिन बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्रेनिंग स्कूल से पास आउट हूँ। 1 साल मैंने फिजिक्स डिसिप्लिन में किया,
और मेरे सभी दोस्त वहाँ पे साइंटिस्ट जी, आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट, और सभी इनसे जो है ना वो पास आउट हुए हैं, और वो बड़े बड़े जो है ना फिजिक्स के इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर भी रहे हैं, और वो इसी में कार्यरत हैं। और उसके बाद मैंने 1 साल के अंदर जो अपना एमटेक 2 साल का प्रोग्राम था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्रेनिंग स्कूल से फिजिक्स डिसिप्लिन में पास करने के बाद में 1 साल में काफ़ी न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे मैंने एज ए ट्रेनी काम किया। IGCR इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कल्पाकम में काम किया, जहां पर फर्स्ट 40 मेगावाट का 40 मेगावाट थर्मल, मतलब करीब करीब 13.6 मेगावाट इलेक्ट्रिकल के आउटपुट का पहला जो है फास्ट ब्रीडर थर्मल रिएक्टर FBTR को 1985 में ही रिसर्च के लिए तैयार कर लिया गया था, और उसी के रिसर्च के आउटपुट से आज हमने इंडिजिनस ये जो है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण किया है और उसमें क्रिटिकलिटी अटेन करी है। दोस्तों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करिए, मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक को आप सब्सक्राइब करें, और सभी दोस्तों को और सभी जो आपके सोशल मीडिया में आपसे कनेक्ट हैं उनको सर्कुलेट करें। टिल नेक्स्ट, मैं फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत हूँ इसी तरह की इन डेप्थ एनालिसिस को लेकर, भारतवर्ष को आगे बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजीज के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में, भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज के बारे में, या भारत के जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है उनके बारे में। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।